समझ में आया? 1871 में जर्मनी की बर्थ हुई, किसकी लीडरशिप में? ओटो वन बिस्मार्क की। और जब जर्मनी की बर्थ हुई ओटो वन बिस्मार्क की लीडरशिप में, उसके बाद जर्मनी ने अपनी कंट्री में बहुत तेजी से फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज लगाई। ठीक, अब हम कुछ फैक्ट्स और डेटा की बात करेंगे जिससे तुम्हें ये बात पक्की पता चल जाएगी कि हाँ कितनी ग्रोथ हो रही थी जर्मनी में। ठीक, एक चीज होती सबसे पहला पॉइंट, शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड। इसका क्या मतलब है ये जान लेते हैं पहले। वर्ल्ड ट्रेड तो समझिए मेरे को, ठीक, कि दुनिया भर में जो व्यापार चल रहा है उस व्यापार में जर्मनी का कितना शेयर था, हम सबसे पहले ये जानेंगे। ठीक, चलो देखो, जर्मनी का शेयर जानने से पहले एक कंट्री में उसका शेयर जानेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका शेयर वर्ल्ड ट्रेड में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर पूरी दुनिया में 1880 में 1880 में अगर पूरी दुनिया में 100 रुपए का सामान बिक रहा था तो 38 रुपीज का सामान कौन सा देश बेच रहा था? कंट्री ब्रिटेन, वो है। ठीक है, 1880 में जो ब्रिटेन का शेयर था वर्ल्ड ट्रेड में वो कितना था? 38.2%। और एक और डेटा है जो ये कहता है कि 1910 आते आते जो ब्रिटेन का शेयर था वो कम पड़ गया, वो आ गया 30.2% पे। इट मींस पूरी दुनिया में सामान तो अभी भी बिक रहा है पर अब ब्रिटेन नहीं बेच रहा है, अब कोई और बेच रहा है। यानी कि अगर ब्रिटेन का शेयर नीचे आ रहा है तो किसी का शेयर तो ऊपर जा रहा हो। वो देश कौन सा था जिसका शेयर ऊपर जा रहा था? जर्मनी। 1880 में जर्मनी का जो शेयर था वर्ल्ड ट्रेड में वो था 17%। ठीक है, और 1910 आते आते जर्मनी का जो शेयर था वर्ल्ड ट्रेड में वो हो गया 37%। ठीक, बीते 40 सालों में जर्मनी ने इतना ज्यादा राइज कर दिया कि उतना राइज करने के लिए ब्रिटेन को 150 ईयर्स लग गए थे। ठीक, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 1750 में, फैक्ट्रीज ब्रिटेन में कब लगी? 1750 में। ठीक, और 1910 आते आते यानी कि 160 साल में इसका शेयर कितना है? 30%। और जर्मनी में फैक्ट्रीज कब लगी? 1871 के बाद से। और 1910 आते आते इसका शेयर कितना है? 37। ठीक, तो इतनी लगभग बराबर। तो इसको ये काम करने में जिस ब्रिटेन को जो 150 साल लगे हैं इसको ये काम करने में 50 साल लगे। अनरियल राइज ऑफ जर्मनी। जर्मनी की सक्सेस स्टोरी ऐसी थी 1880 से और 1910 के बीच में कि किसी को भरोसा ही नहीं होता था कि इतनी तेजी से कोई देश कैसे राइज कर सकता है। एग्जांपल तुम्हारे सामने है। ठीक है, ब्रिटेन का देख लो शेयर 1880 में 38%। ठीक, और 1910 में 30%। और इनके यहाँ फैक्ट्रीज लगना कब शुरू हुआ? 1750 में। 150 सालों में 30% पे पहुंचे हैं और वो 50 सालों में कितने पे पहुंच गए? 27% पे। अनरियल राइज है ना जर्मनी का, ये डेटा लिखो अपनी कॉपी में। ठीक, हेडिंग पड़ेगी शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड। ठीक, और उसके बाद ये 4 पॉइंट्स छोटे छोटे, ये समझ में आया? अब जो अगला डेटा तुमको बताने जा रहे हैं वो इससे भी ज्यादा मजेदार है। इसमें मजेदार बात क्या थी कि ब्रिटेन को ये काम करने में लगे हैं 150 साल और इसको काम करने में लगे हैं 50 साल। तो एक अनरियल सक्सेस स्टोरी हमें देखने को मिल रही है। जो सेकंड पॉइंट है वो इससे भी ज्यादा सॉलिड है। सेकंड पॉइंट क्या है? पहला तो हो गया शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड, सेकंड पॉइंट स्टील इंडस्ट्री। जर्मनी स्टील की इंडस्ट्री में कुछ ऐसा कर रहा था जो सुनने में काफी अनरियल लगेगा। देखो, नाइनटीन 14 में जर्मनी 17.6 मिलियन टन स्टील एक साल में प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो, लिखो नहीं, अभी समझो। जो स्टील की इंडस्ट्री थी 1914 में यानी कि वर्ल्ड वॉर से जस्ट पहले जर्मनी 17.6 मिलियन टन स्टील अकेले प्रोड्यूस कर रहा था। और ये स्टील पता है कितना होता है? ये स्टील ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया तीनों मिल के भी इतना स्टील अकेले नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे जितना वो अकेले एक साल में प्रोड्यूस करे दे रहा है। और एक फैक्ट और बताते हैं कि जर्मनी एक साल में इतना स्टील प्रोड्यूस करा था कि जो आईफिल टावर है, वैसे 16 लाख आईफिल टावर वो एक बार बना सकता था। 16 लाख आईफिल टावर। ठीक, जर्मनी का स्टील प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया था कि ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया तीनों आपस में मिल के भी जर्मनी को कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे स्टील की इंडस्ट्री में। ठीक, उस समय स्टील बेचने में जर्मनी दुनिया में नंबर सेकंड पे था, नंबर 1 पे अमेरिका और नंबर सेकंड पे ठीक, और यूरोप में सबसे नंबर 1 पे आ गया क्योंकि अमेरिका यूरोप का पार्ट नहीं है ना। तो यूरोप में नंबर 1 पे कौन आ गया? जर्मनी। देखो दूसरा पॉइंट,
ये भी एक अनरियल सा पॉइंट है ना कि एक देश जो जस्ट अभी 50 साल पहले पैदा हुआ है वो इतना स्टील प्रोड्यूस कर दे रहा है कि वो 3 देश जो बहुत लंबे समय से वर्ल्ड डोमिनेंस कर रहे हैं वो मिला के उसको बीट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तीसरा पॉइंट मन में दौड़ रहा है कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर हो रहा है। ठीक, जब देश के नेता दमदार होंगे तो वहां पे पॉलिसीज दमदार होगी, जब पॉलिसीज दमदार होगी तो ऐसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे कि 3 वर्ल्ड पावर्स मिलके 50 साल के छोटे से देश को नहीं हरा पा रही जो जस्ट अभी 50 साल पहले पैदा हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाओ। अगला पॉइंट है कोल प्रोडक्शन, कोयला। दो पॉइंट लिख लिए। थर्ड पॉइंट है, और ये सारे पॉइंट हैं इसके अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, जर्मनी की अनरियल सक्सेस स्टोरी के अंदर। तीसरा पॉइंट कोल प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा अगर कोई कोल प्रोड्यूस कर रहा था तो उसका नाम था ब्रिटेन, उसका नाम था ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो कोल प्रोडक्शन था वो था 292 मिलियन टन। ठीक, 1913 में वर्ल्ड वॉर से एक साल पहले, वर्ल्ड वॉर से एक साल पहले जो ब्रिटेन का कोल प्रोडक्शन था वो था 292 मिलियन टन। और जर्मनी जो कि अभी जस्ट 50 साल पहले पैदा हुआ है उसका जो कोल प्रोडक्शन था वो था 277 मिलियन टन इन 1930। लगभग बराबर। इस इंडस्ट्री में भी वो बस थोड़ा सा ही पीछे है ब्रिटेन को बीट करने में। ठीक है, देखो तीसरा पॉइंट। जर्मनी का राइज दिख रहा है हर सेक्टर में। देखो शेयरिंग बाय ट्रेड, एक देश जो जस्ट अभी पैदा हुआ है वो 50 साल में ये भी नहीं हो रहा है कि 50 साल में इतना ग्रो कर 50 साल में वो वर्ल्ड पावर जिसका दुनिया में 150 साल का शासन है वो उसके बराबर लगभग वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सा ले रहा है। ठीक है, अगर वो 30% सामान दुनिया में बेच रहे हैं, दुनिया में 100% सामान बिक रहा है, 30% शेयर इसका है ब्रिटेन का जो कि 150 ईयर से गेम में, और जो 50 साल से गेम में उसका भी लगभग 30% का शेयर है। ठीक ठीक, स्टील इंडस्ट्री 1914 में 17.6 मिलियन टन, तीनों देश मिलाकर उसे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। कोल 292 मिलियन टन 1930 में ब्रिटेन पैदा कर रहा है और 277 जर्मनी पैदा कर रहा है जो जस्ट अभी 50 साल पहले गेम में आया। तीसरा चौथा पॉइंट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में क्या स्थिति थी जर्मनी की? 1880 में जो जर्मनी के एक्सपोर्ट्स थे वो 1913 आते आते डबल नहीं हुए, ट्रिपल हो गए। ठीक, बीस से 40 सालों के गैप में जर्मनी ने अपने एक्सपोर्ट्स को ट्रिपल कर दिया था। और जर्मनी 1930 में 86 से ज्यादा कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट कर रहा था। उस समय 86 कंट्रीज के साथ इसका एक्सपोर्ट चल रहा है, यानी कि दुनिया के 86 देश जर्मनी से सामान खरीद रहे हैं। तो सारा पैसा कहाँ फ्लो कर रहा है? जर्मनी। पूरी दुनिया का पैसा कहाँ जा रहा है? जर्मनी जा रहा है। और जर्मनी एक अनरियल इकोनॉमिक जायंट की तरह यूरोप में राइज कर रहा है। देखो चौथा पॉइंट, 50% अप्रॉक्स कंट्रीज ट्रेड कर रही जर्मनी। एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, तुम्हें लास्ट पॉइंट को जान के बहुत मजा आएगी। एक और यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट। ठीक, जर्मनी की जनता के बारे में, पब्लिक। जब 1871 में जर्मनी पैदा हुआ, देखो इधर, जब 1871 में जर्मनी पैदा हुआ तो जर्मनी में सिर्फ 8 ही शहर थे जहां पे पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा थी। 1871 में जब जर्मनी पैदा होता है तो जर्मनी में सिर्फ 8 ही शहर हैं जहां पे पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है। और 1910 आते आते जर्मनी में 48 से ज्यादा शहर हैं जहां पे पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है। इट मींस जर्मनी की जो जनता जो गांव में रहती थी वो उठ के कहां आ रही है? शहरों में आ रही है। तो इससे हम ये जज कर सकते हैं ना कि शहर डेवलप कर रहे होंगे। भाई शहरों में फैक्ट्रीज लग रही होंगी, इंडस्ट्रीज लग रही होंगी, तो जॉब क्रिएट हो रही होंगी, तो गांव की जनता उठ के कहां आ रही होगी? शहरों में। और शहरों में क्या हो रहा होगा? डेवलपमेंट। समझ में आया? दिख रहा है जर्मनी का राइज? देखो कहां वर्ल्ड ट्रेड के शेयर में
जर्मनी राइज कर रहा है, ठीक। स्टील इंडस्ट्री में जर्मनी सबको बीट कर चुका है, कोल इंडस्ट्री में ब्रिटेन को बीट करने वाला है, ठीक। एक्सपोर्ट में 86 से ज्यादा कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट कर रहा है, और 1880 से 1913 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें इसने अपने एक्सपोर्ट को ट्रिपल कर दिया है। और जब जर्मनी पैदा हुआ तो सिर्फ 8 शहर थे जहां पे जर्मनी की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा थी, और 1910 आते आते जर्मनी में 48 से ज्यादा ऐसे शहर हैं जहां पे जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है। इट मींस हम ये कह सकते हैं इस डेटा को देख के कि जो जर्मनी 1871 में 39 हिस्सों में बटा हुआ था वो 1910 आते आते कोल स्टील एक्सपोर्ट्स में यूरोप का जायंट बन चुका है। स्ट्रॉन्ग नेशन, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन नेशन। इतनी बड़ी थी या फिर जो पब्लिक यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट हो रही थी? पॉपुलेशन इतनी बड़ी थी, मतलब क्या कह रहे हो? मतलब आप बता रहे पहले 8 ऐसे शहर थे, उसके बाद 48 हो गए, तो मतलब कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ी इंडिया की तरह, या फिर देखो पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, पॉपुलेशन उतनी बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए, पॉपुलेशन एक नॉर्मल रेट से ही बढ़ रही थी। लेकिन अक्सर होता क्या है कि जब नया नया देश होता है, कोई नया देश बनता है तो वहाँ पे गांव ज्यादा होते हैं शहर की तुलना में, ऐसा होता है ना, ठीक। फिर धीमे धीमे क्या होता है, वहाँ की सरकारें इंडस्ट्री लगाना शुरू करती हैं, फैक्ट्री लगाना शुरू करती हैं। देखो गांव और शहर में अंतर क्या है, ये लिख लिया है, ये लिख लिया है, ठीक। देखो गांव और शहरों में क्या डिफरेंस है बताओ? शहर थोड़ा ज्यादा डेवलप होते हैं। क्या रीजन है, मेन चीज क्या है, क्या डिवाइडिंग लाइन क्या है गांव और? बस यही डिवाइडिंग लाइन है। जो विलेज और सिटी है उसमें डिवाइडिंग लाइन क्या है कि जो सिटीज होती है वहां पे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज अवेलेबल होती हैं। गांव में तुमने कभी भी कोई इंडस्ट्री और फैक्ट्री नहीं देखी हो, ठीक। कोई इंडस्ट्री लगी हो, कोई फैक्ट्री लगी हो। जब इंडस्ट्री और फैक्ट्री होती है तो जाहिर सी बात है सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ जाता है, रोड, ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि भाई जहां पे इंडस्ट्रियल फैक्ट्री है वहां पे कोई प्रोडक्ट बनेगा। अब वहां पे ट्रक्स वगैरह तो चलेंगे, तो ट्रक के चलने के लिए क्या चाहिए? रोड्स। ट्रैफिक लगेगा तो ट्रैफिक को चैनलाइज करने के लिए क्या चाहिए? ब्रिजेस, है ना। ट्रैफिक लगेगा तो ट्रक्स ऊपर से निकल जाए तो ब्रिजेस चाहिए। जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं वो काम किस पे करेंगी? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और यही इंडस्ट्री और फैक्ट्री गांव में एक्सटेंड होती है। जब ये एक्सटेंड होती है तो इंफ्रा एक्सटेंड हो जाता है, ठीक। और इसीलिए ये लेस डेवलप हो जाते हैं, ये मोर डेवलप हो जाते हैं। जब इंडस्ट्री और फैक्ट्री लग जाती है तो यहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं। जब यहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो जाती है तो यहाँ की जनसंख्या उठ के यहाँ चली जाती है, ठीक। जब जनसंख्या यहाँ की चली जाती है तो शहरों की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ठीक। यही रीजन है। तो जर्मनी में भी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लगी और शहर डेवलप करने लगे, शहरों में जॉब्स क्रिएट होने लगी, गांव की जनता उठ के शहर आ गई। तो जब जर्मनी पैदा हुआ तो सिर्फ 8 शहर है जहाँ पे 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या है। जब 1910 में देख पहुंचा जर्मनी तो 48 से ज्यादा शहर हैं जहाँ पे 1 लाख से 1 लाख से ज्यादा, ठीक। समझ में आ गया? अब ये जो जर्मनी राइज किया इसके इम्पैक्ट क्या है, क्या असर क्या पड़ा? इसका असर ये पड़ा, ब्रिटेन और फ्रांस पे इसका असर ये पड़ा जर्मनी के राइज का, जर्मनी इकोनॉमिक राइज ने जो ब्रिटेन था उसके लिए मार्केट में कॉम्पिटिटर रेडी कर दिया। और अब वो सिर्फ एक कॉम्पिटिटर नहीं था, अब वो ब्रिटेन को छोड़ रहा था, ब्रिटेन को ओवरटेक भी कर चुका था बहुत सारे सेक्टर्स में, है नहीं? जर्मनी की इकोनॉमिक राइज ने जो ब्रिटेन है जिसका पूरी दुनिया पे कब्जा है, वर्ल्ड ट्रेड है जिसमें उसका सबसे ज्यादा शेयर है, उसके लिए मार्केट में कॉम्पिटिटर रेडी किया। और वो कॉम्पिटिटर अब सिर्फ एक कॉम्पिटिटर नहीं बचा था, वो बहुत सारे सेक्टर्स में उसको ओवरटेक कर चुका है। एग्जांपल स्टील, ठीक। एग्जांपल कोल में ओवरटेक कर रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ? टेंशंस, क्लैशेस डेवलप बिटवीन ब्रिटेन एंड जर्मनी। यहीं से शुरुआत हुई जर्मनी और ब्रिटेन की राइवलरी, ठीक है। क्यों? इकोनॉमिक कॉज, ठीक है। जो बाजार में होल ब्रिटेन का है अब वो होल किसके पास जा रहा है? जर्मनी के पास। जब अलग देशों की जो जनता थी जब वो अपने देश में बाजार में जाती थी तो वो कहती थी हमें मेड इन ब्रिटेन चाहिए, लेकिन अब वो क्या कहने लगी थी? हमें मेड इन जर्मनी चाहिए। विश्वास हो जाना, अच्छी क्वालिटी मिलेगी। मर्सिडीज बेंज फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। साइमंस एक कंपनी थी इलेक्ट्रिक की, वो जर्मनी की थी, बहुत
साइमन नाम सुना है? बहुत पॉपुलर कंपनीज हैं, सब अलग अलग सेक्टर्स में। आज भी अगर तुम जर्मनी के प्रोडक्ट्स देखोगे तो सबसे ज्यादा रिलायबल है। ठीक, जैसे अगर तुम ऑटोमोबाइल में चले जाओ, सबसे अच्छी गाड़ी कौन बना रहा है? वॉल्क्सवैगन, ऑडी, मर्सिडीज, ये सब तो अच्छी अच्छी गाड़ी बना रहे हैं। कहाँ से है सब? जर्मनी से। तो चाहे तुम आज के प्रोडक्ट्स देख लो, वो भी क्वालिटी के होते हैं जर्मनी के, चाहे तुम तब के प्रोडक्ट्स देख लो, वो भी क्वालिटी के होते हैं जर्मनी। ठीक, और इसी क्वालिटी की वजह से उसकी मार्केट में एक बहुत अच्छी वैल्यू बनती जा रही थी, जो कि ब्रिटेन के लिए बहुत नुकसानदायक चीज थी, क्योंकि ब्रिटेन के देश में पैसा आना कम होने लगा, जो कि हमने देखा 38% से उसका गिरते गिरते कहाँ पहुंच गया था? 30%। पहला पॉइंट लिख लिया, ये देख लो इम्पैक्ट लिख लो। फिर आएंगे दूसरे पॉइंट पे। दिस इज द फर्स्ट रीजन फॉर वर्ल्ड वॉर 1, इकोनॉमिक कॉजेस। बात करेंगे दूसरे रीजन की, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। दूसरा रीजन क्या है? देखो, पहले रीजन में एक बात समझ लेना, जर्मनी के राइज की वजह से दो देशों के बीच में टेंशन्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ। हम जितने पॉइंट्स पढ़ेंगे वो पॉइंट एंड पता है कहां पे होगा? टेंशन्स के डेवलपमेंट पे। जैसे मैंने ये वाला पॉइंट पढ़ा, ये वाला पॉइंट खत्म कहां पे हो रहा है? टेंशन्स के डेवलपमेंट में। किसके बीच में? जर्मनी और ब्रिटेन। आज जब अगला पॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ देशों के बीच में फिर से टेंशन्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। तीसरे में भी यही होगा, चौथे में भी यही होगा, पांचवें, छठे, जितने तुम पॉइंट पढ़ते जाओगे वो सारे पॉइंट एंड कहां पे होंगे? टेंशन्स के डेवलपमेंट में। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दो देशों के बीच में टेंशन इतनी बढ़ जाएंगी कि जैसे एक छोटा सा लड़ाई होगी किसी में, सारे देश इन्वॉल्व कर जाएंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट, डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू 2 ग्रुप्स। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल पक्के से कि जर्मनी बहुत तेजी से इकोनॉमिकली राइज कर गया। हर सेक्टर में हमने एग्जांपल के रूप में देखा। सेकंड पॉइंट, डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू 2 ग्रुप्स। अब इस पॉइंट को पढ़ने से पहले एक चीज जान लो। क्या चीज है वो? कल बताया था आदर्श एक फॉर्मूला, पीस रिलेशनशिप है ना, जब एक नेशन राइज करता है, सॉरी बर्थ लेता है और क्राइसिस होता है, तो इसको पीस और रिलेशनशिप चाहिए होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। देखो, एक फॉर्मूला है हिस्ट्री में, उसका नाम है नहीं, कोई यहाँ पे नहीं लगेगा, इन्फेंट नेशन और नेशन इन क्राइसिस। बायोलॉजी पढ़ते हो, इन्फेंट समझ गए होगे क्या होता है? इन्फेंट का मतलब जो जस्ट अभी पैदा हुआ है, इन्फेंट। जैसे जस्ट जो बच्चा पैदा होता है उसको क्या कहते हैं? इन्फेंट चाइल्ड। ठीक, इन्फेंट नेशन और नेशन इन क्राइसिस। एक देश जो जस्ट पैदा हुआ है, या फिर एक ऐसा देश जिसके ऊपर कोई समस्या आ गई, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, वहाँ की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, वहाँ की सरकार गिर गई है, पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई, या उसने किसी से वॉर लड़ा है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। एक ऐसा देश जो जस्ट पैदा हुआ है, या फिर एक ऐसा देश जो कि अभी क्राइसिस में है, उसके लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहला, पीस एंड रिलेशंस। ठीक, उसको शांति चाहिए होती है और अपने आसपास के देशों से संबंध चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं? फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ताकि वो ग्रोथ कर सके और अपने देश को डेवलप कर सके। अब एक जैसे पाकिस्तान एग्जांपल, अब पाकिस्तान में इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस है। ठीक, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस हमेशा रहता है। वहां पे आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा जिसने अपना 5 साल का टाइम पीरियड पूरा किया। उसके 5 साल टेन्योर पूरा होने से पहले उसकी सरकार को वहां पे गिरा दिया जाता है। तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है और पॉलिटिकल भी क्राइसिस है। ठीक, और इस समय पाकिस्तान को क्राइसिस से क्या चाहिए कि वो अपने आसपास के देशों से पीस मेंटेन करे और रिलेशंस मेंटेन करे। ठीक, शांति और दोस्ती 2 चीजें करे, ताकि उससे क्या हो सके? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो बाहर के मुद्दों में इन्वॉल्व ना हो और अपने देश पे ध्यान देके अपने देश को ग्रो और डेवलप कर सके। पर पाकिस्तान क्या कर रहा है? वॉर। एग्जांपल, पहलगाम अटैक। ठीक, पाकिस्तान क्या कर रहा है? वॉर। वो पीस और रिलेशंस अपने आसपास के देशों से मेंटेन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वहां पे क्या नहीं हो पा रहा है? ना ग्रोथ होगा ना डेवलपमेंट होगा। क्योंकि इस समय जब आपके ऊपर आपदा आई है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पहले अपने घर की समस्या को सुलझा लीजिए। ठीक, खुद को बहुत एक अच्छे लेवल पे पहुंचा दीजिए, फिर दूसरों में इंटरफेरेंस करिएगा। लेकिन आप पे ही अभी क्राइसिस है और आप दूसरों में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो फिर आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अमेरिका बॉर्न एज अ नेशन इन 1774,
अमेरिका देश पैदा होता है 1774 में, और सबसे पहला जो मेजर वॉर लड़ता है वो लड़ता है 1914 के वर्ल्ड वॉर में, ठीक। और 1914 में भी वॉर में एंट्री नहीं करता है, 1917 में वो एंट्री करता है। कितने साल? लगभग 200 साल, ठीक, 150 साल, 150 साल कोई इंटरफेरेंस नहीं। जब अमेरिका पैदा होता है तो अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस, गरीबी, सॉलिड रीजन है तभी वो वॉर में आया था। सॉलिड रीजन है तभी वॉर में भी है। इकोनॉमिक क्राइसिस, गरीबी, पॉवर्टी, कोई इंडस्ट्री और फैक्ट्री नहीं, चारों तरफ अंधेरा। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो अमेरिका होता वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी, जब वर्ल्ड वॉर शुरू होती तो अमेरिका होता इकोनॉमिक पावर, और जब वर्ल्ड वॉर खत्म होती तो अमेरिका होता वर्ल्ड पावर, और जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होती तब अमेरिका होता सुपर पावर, ठीक, सुपर पावर। क्यों? क्योंकि उसने कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करी जब वो कमजोर था। लाइफ लेसन भी, हिस्ट्री लाइफ लेसन भी तो है। जब आप कमजोर हैं तो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तुमको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि अड़ोसी क्या कर रहे हैं, पड़ोसी क्या कह रहे हैं, मेरा दोस्त है, इस बात से कोई मतलब नहीं। अमेरिका रिवॉल्यूशन का बहुत बिग एग्जांपल, 1774 में देश पैदा हुआ और 1917 में वॉर में एंटर करता है। तब एंटर करता है जब वो इकोनॉमिक पावर बन जाता है, और इस मिशन के साथ एंटर करता है कि जब निकलेंगे वर्ल्ड पावर बन के निकलेंगे, ठीक है, समझ में आया, ठीक। अब ये फॉर्मूला लिख लो, इन्फेंट नेशन and a nation in crisis requires peace and relations for its growth and development. फॉर्मूला समझ आ गया? अब जर्मनी कब पैदा हुआ? 1871 क्यों हो जाए? जर्मनी कब पैदा हुआ? 1871 में। तो जर्मनी इस समय क्या है? कुछ नहीं, इन्फेंट नेशन है ना, एक इन्फेंट नेशन है। तो अब अगर जर्मनी होशियार देश है तो उसको क्या करना चाहिए? स्टेप 2, पीस मेंटेन रखना चाहिए और रिलेशंस मेंटेन करने चाहिए। तो जर्मनी बिल्कुल यही करता है, सबसे पहले वो रिलेशन मेंटेन करता है ऑस्ट्रिया के साथ, ऑस्ट्रिया। और अब तुमको समझ में आ रहा हो कि इसने ऑस्ट्रिया हंगरी से दोस्ती क्यों करी? इस फॉर्मूले की वजह से, ठीक है। ये फॉर्मूला है किसी भी देश के लिए कि इन्फेंट नेशन एंड नेशन इन क्राइसिस, अगर उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है तो उसको पीस और रिलेशंस मेंटेन करने पड़ेंगे। अब जर्मनी पैदा हुआ 1871 में, अब जाहिर सी बात है इन्फेंट नेशन है, प्लस इसने फ्रांस से अलास्का और लॉरेंस ले लिया, तो फ्रांस अलास्का और लॉरेंस वापस भी तो लेना चाहता था इससे, तो फ्रांस एक मेजर पावर है। अब जर्मनी नया देश पैदा हुआ है तो फ्रांस कभी भी उस पर अटैक कर सकता है, तो जर्मनी को एक सिक्योरिटी भी तो चाहिए फ्रांस से कि कभी अगर हमारा फ्रांस में लड़ाई हो जाए तो हमारे पास कुछ दोस्त तो हो हमारी सहायता करने के लिए। तो इसके पास दो रीजन है, पहला कि एक तो ये इन्फेंट है, जस्ट पैदा हुआ है, दूसरा इसको किससे सिक्योरिटी चाहिए? फ्रॉम फ्रांस। तो ये क्या करता है? रिलेशंस को मेंटेन करना शुरू करता है। सबसे पहली दोस्ती किससे करता है? ऑस्ट्रिया हंगरी से। कब करता है? 1871 में तो पैदा हुआ है, दोस्ती कब करता है? 1879 में, ठीक है, हाँ 1879 में, ठीक। जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ एक अलायंस साइन करता है, उस अलायंस का नाम होता है, अलायंस का मतलब होता है समझौता, या कह लो एक एग्रीमेंट, दोस्ती एक तरीके की, ठीक। जर्मनी 1871 में पैदा होता है, लिखो बाद में, पहले पढ़ लो। जर्मनी 1871 में पैदा होता है और 1879 में किसके साथ दोस्ती करता है? ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। और इन दोनों की दोस्ती को किस नाम से जाना जाता है? डुअल अलायंस। और इस अलायंस को 1882 में एक और देश ज्वाइन करता है जिसका नाम है इटली, ठीक। और ये डुअल अलायंस इसमें बदल जाता है ट्रिपल अलायंस। समझ में आ गया? इसको ट्रिपल अलायंस क्यों कह रहे हैं? 1 2 3 नेशन, देखो ट्रिपल अलायंस। अब समझ में आया भाई, जर्मनी फॉर्म ट्रिपल अलायंस क्योंकि इन्फेंट नेशन, ठीक है, अभी जस्ट पैदा हुआ है, अभी वो वॉर करने की सिचुएशन में नहीं है, अभी वो दोस्ती करेगा। क्यों? बहुत डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए। अभी वॉर करेगा तो सारा पैसा कहाँ खर्च हो जाएगा? वॉर में। अगर वॉर नहीं करेगा तो सारा पैसा कहाँ खर्च होगा? अपने देश के डेवलपमेंट में। और वॉर को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? आसपास के देशों से। पहला लाइन समझ में आया? अब ट्रिपल लाइन क्लियर है?
अब जब जर्मनी ने ट्रिपल अलायंस बनाया तो अभी हमें एक पॉइंट पीछे क्या है ना, जर्मनी इकोनॉमिकली तो राइज कर ही रहा था और जर्मनी दोस्तियां भी कर रहा है, ठीक। तो अब जब इसने ये ट्रिपल अलायंस बनाया तो जो ब्रिटेन की ओल्ड, जो यूरोप की ओल्ड पावर्स थी, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, उनमें एक डर बैठा कि एक तो इकोनॉमिकली भी राइज कर रहा है, ऊपर से अब ये फ्रेंडशिप भी कर रहा है, तो कल शायद ये हो सकता है कि ये हम पे भी अटैक कर दे। तो एक काम करते हैं, उससे पहले कि हम पे अटैक करे, हम एक अलायंस इसकी तरह ही बना के तैयार कर लेते हैं कि अगर कल हम पे कोई हमला हो तो हम सब लोग एक साथ होकर इसको मारे, काउंटर बैलेंस करें, ठीक। तो इसी के रिस्पांस में एक और अलायंस यूरोप में तैयार हुआ, उस अलायंस का नाम था ट्रिपल एंटेन। कब? 1907 में। इसमें भी 3 देशों ने पार्ट किया, पहला ब्रिटेन, दूसरा फ्रांस और तीसरा रशिया। ये अलायंस एक रिस्पांस था किस अलायंस को? ट्रिपल अलायंस, ठीक। ये अलायंस क्यों क्रिएट किया गया था? ट्रिपल अलायंस की वजह से इन 3 देशों ने दोस्ती करी और इनकी पावर बढ़ गई ना, इनकी पावर को काउंटर बैलेंस करने के लिए उन पुराने 3 देशों ने ट्रिपल एंटेन बनाया, ठीक है। कि अब जब भी तीनों अटैक करेंगे तो करेंगे तो साथ में, तो हम अकेले इनसे कैसे लड़ेंगे? तो एक काम करते हैं, इनके अलायंस को बैलेंस करने के लिए एक और अलायंस बनाते हैं, ट्रिपल एंटेन। इसके पार्टिसिपेटर्स कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। कब बन के तैयार हुआ अलायंस? 1907। और जब ये दोनों अलायंसेस बन के तैयार हुए तो अब तुमको साफ दिख रहा है कि यूरोप दो हिस्सों में बट चुका है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। अब ये जो 2 ग्रुप क्रिएट हुए, इसका रिजल्ट क्या रहा? पहला डिवीजन ऑफ यूरोप, सेकंड डेवलपमेंट ऑफ टेंशन बिटवीन नेशंस। एक 3 ये तरफ और एक तरफ ये 3, और इन तीनों के बीच में टकराव, ठीक, टेंशन का डेवलपमेंट। तो पहले पॉइंट में क्या हुआ था? टेंशन का डेवलपमेंट। जर्मनी बहुत राइज कर गया, किसके साथ टेंशन डेवलप हो गई? ब्रिटेन के साथ। जर्मनी ने दोस्ती कर ली, किसके साथ टेंशन डेवलप हो गई? ट्रिपल एंटेन और ट्रिपल अलायंस के बीच में टेंशन का डेवलपमेंट हो गया। समझ में आ गया? देख लो इम्पैक्ट क्या रहा। 2 पॉइंट क्लियर। अब जो तीसरा पॉइंट है आर्मामेंट रेस, वो तुमको और बढ़िया लगेगा। जैसे अभी ने जर्मनी का इकोनॉमिक राइज देखा था ना कि हर सेक्टर में, अब तुम जर्मनी का मिलिट्री राइज देखोगे कि कैसे हर सेक्टर में। थर्ड पॉइंट, आर्मामेंट का मतलब होता है वेपन्स, ठीक। हथियारों की एक रेस शुरू हुई देशों के बीच में कि कौन ज्यादा हथियार रखेगा, ठीक। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक पॉइंट समझो। देखो एक कंट्री कब डेवलप करती है, या एक कंट्री कब डेवलप करती है, या फिर एक कंट्री कब स्ट्रॉन्ग कहलाती है? सबसे पहला पॉइंट, जब वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, पूरी दुनिया का पैसा उस देश में बह रहा हो, तभी तो हम कहेंगे कि कंट्री भैया डेवलप है। जैसे आज सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री कौन सी है? यूएसए। क्यों? पूरी दुनिया का पैसा कहाँ फ्लो कर रहा है? यूएसए। आज आदमी का ड्रीम है कहाँ पढ़ने जाना? यूएस, ठीक। एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, मेडिसिन में, टेक्नोलॉजी में, लगभग ऑलमोस्ट हर सेक्टर में टॉप पे कौन बैठा है? यूएस। तो इट मींस हर दुनिया का पैसा ज्यादा कहाँ पे फ्लो करेगा? यूएस। तो यूएस क्या होगा? इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। तो हम क्या कहते हैं कि यूएसए डेवलप और स्ट्रॉन्ग कंट्री। दूसरा, एक कंट्री का पावरफुल होती है जब वहां की पॉलिटिक्स मजबूत हो। पाकिस्तान को हम एक पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नेशन क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि सरकारें बार बार वहां पे गिर जाती हैं, ठीक। लेकिन यूएसए में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार गिर गई, ठीक। यानी कि वहां पे पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हम कहते हैं यूएसए डेवलप्ड और स्ट्रॉन्ग नेशन। तीसरा हम कब कहते हैं? जब उसकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो। फॉरेन पॉलिसी का मतलब उसके आसपास के देशों से संबंध अच्छे हों, या तो रिलेशन अच्छे हों, या वो इतना पावरफुल हो कि आसपास का आदमी उसकी बात मानने को मजबूर है नहीं। तो ये भी यूएसए के पास है, उसकी फॉरेन पॉलिसी भी जबरदस्त है। चौथा, जब उसकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग हो। आज अगर आप यूएसए की मिलिट्री को देखें तो आप पाएंगे कि लगभग हर सेक्टर में वो
नंबर 1 पे है, टॉप पे है। B2 बॉम्बर है, प्लेन है उनके पास, सुना है? अभी इटली कितना पावरफुल प्लेन है। उसको बताते हैं कि जिस जगह पे वो अटैक करने जाता है वो दिखाई नहीं पड़ता है, उसके पास इतनी स्पीड है और उसका नक्शा इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो हवा में आपको तबाह करके चला जाएगा और आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा। सेंसर और रडार से वो प्लेन नहीं आता है। कितनी स्ट्रांग मिलिट्री। ठीक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोसाइटी। जब वहां के लोग एजुकेटेड हों, हेल्दी हों और उनके अंदर वैल्यूज हों, तो हम क्या कहेंगे कि वो देश डेवलप। ये एक डेवलप और स्ट्रॉन्ग नेशन बनने के लिए ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पे एक देश को खड़ा उतरना जरूरी है, तभी वो एक डेवलप और स्ट्रॉन्ग देश बन सकता है। इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? जब वहां पे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज होंगी। ठीक, जब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज होंगी तब प्रोडक्ट्स बनेंगे और दुनिया भर में बिकेंगे। दुनिया भर में बिकेंगे तो दुनिया भर का पैसा उस देश में आएगा। वो देश पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी कि बहुत अच्छे विजनरी लीडर्स उसकी पॉलिटिक्स में होने चाहिए। फॉरेन पॉलिसी उसकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसी फॉरेन पॉलिसी ना हो कि सबसे वॉर हो रहा हो उसका आसपास, सबसे पीस मेंटेन हो उसका। ठीक, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और उसकी सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए। वहाँ के लोग पढ़े लिखे हों, एजुकेटेड हों, समझदार हों, उनकी हेल्थ अच्छी हो। जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी, जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो ज्यादा देर तक एक देश के लिए काम कर सकते हैं, ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं और देश ज्यादा ग्रो कर सकता है। और उनके अंदर वैल्यूज होनी चाहिए, ताकि एथिक्स होनी चाहिए, ताकि वो अपने कल्चर को तो प्रिजर्व कर सकें। वो मॉडर्न बनने की रेस में तो भागे पर उनको अपना इतिहास भी याद रहे कि हम आए कहां से। ठीक, अब अगर तुम 1910 का जर्मनी देखो तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, पॉलिटिकली स्ट्रांग है, पॉलिटिकली तो स्ट्रांग है ही। क्यों भाई? जो देश 30 से 40 हिस्सों में बटा हुआ था, एक नेता ओटो वॉन बिस्मार्क, उसने उस 30 से 40 देश हिस्सों को जोड़ के जर्मनी बना दिया। इट मींस पॉलिटिकली तो बहुत स्ट्रांग है। ठीक, फॉरेन पॉलिसी भी है उसके पास, ऑस्ट्रिया हंगरी से दोस्ती है, इटली से दोस्ती है, ट्रिपल अलायंस का पार्ट है वो, है ना। और अब बारी किसकी है? ठीक, उसको ये पैरामीटर पता है कि एक देश को मजबूत बनाने के लिए हमें इन 4-5 पैरामीटर्स पे खड़ा उतरना जरूरी है। 3 को पूरा कर चुका है, चौथे पे काम चल रहा है। चौथा पढ़ेंगे आर्मामेंट रेस में। ठीक, हेडिंग आ गई? ये लिख लो, पैरामीटर्स फॉर अ स्ट्रांग एंड डेवलप्ड नेशन। समझ में आया? चलो देखो, आर्मामेंट रेस, जर्मनी की मिलिट्री के बारे में बात करें। आर्मामेंट रेस का मतलब है कि जितने भी यूरोप के देश थे उनमें एक रेस लग गई कि कौन ज्यादा हथियार और कौन ज्यादा अच्छे हथियार अपने देश में रखेगा। कहानी शुरू हुई जर्मनी से। ठीक, पहला पॉइंट देखो, जर्मनी स्टार्ट कर रहा है। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन्ड एंड लार्जेस्ट इन यूरोप। जर्मन मिलिट्री वाज वन ऑफ द बेस्ट, दुनिया की सबसे बेहतरीन मिलिट्रीज में एक थी। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन्ड एंड लार्जेस्ट इन यूरोप। और यूरोप में सबसे बड़ी सेना अगर किसी के पास थी तो वो था ठीक, जर्मन मिलिट्री वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन्ड एंड लार्जेस्ट इन यूरोप। पहला पॉइंट समझ में आ गया? दूसरे पे बढ़े। जैसे कि हमने इकोनॉमिक कॉस्ट वाले पॉइंट में कुछ डेटा और फैक्ट्स की बात करी थी, स्टील की डेटा की बात करी, कोल की बात करी, इसमें भी हम कुछ डेटा और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इन 1913 वर्ल्ड वॉर शुरू होने से जस्ट 1 साल पहले जर्मनी के पास जो सोल्जर्स थे उनका नंबर था 8.9 मिलियन। कितना हो गया? इन 80 लाख 90 हजार 80 लाख 90 हजार 8.9 ठीक, 80 लाख 90 हजार नहीं हुआ, 80 लाख तो हुआ, 98 लाख 89 लाख हाँ 89 लाख। ठीक, जर्मनी है 8.9। कहाँ भारत डेवलप करेगा बताओ? ये भिखमंगे बहुत मारे जाएंगे। ठीक, इन 1913 जर्मनी है 8.9 मिलियन सोल्जर। अगर हम इसको लगभग 9 मिलियन मान लें, 8.9 यानी कि 9, तो कितने सोल्जर हो गए? 90 लाख। ठीक है, इन 1930 जर्मनी हैड अप्रॉक्स 9 मिलियन सोल्जर। जर्मनी के पास 1913 में 90 लाख की स्टैंडिंग सेना थी, जो कि उस समय यूरोप में सबसे ज्यादा। ठीक, ब्रिटेन का कितनी? वही ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे ब्रिटेन के पास कितनी थी, फ्रांस के पास कितनी थी,
और रशिया के पास कितनी थी? अगर हम ब्रिटेन की सेना की बात करें तो ब्रिटेन के पास 6.1 मिलियन सोल्जर्स थे, ठीक। 61 लाख। रशिया की बात करें तो रशिया के पास 5.9 मिलियन सोल्जर्स थे, 59 लाख। और फ्रांस के पास 4.0 मिलियन सोल्जर्स, 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख, ठीक है। सबसे ज्यादा अभी पास सबसे ज्यादा किसके पास है ना? जर्मनी के पास, ठीक। अप्रॉक्स फ्रांस की डबल से भी ज्यादा सेना जर्मनी के पास अकेले, ठीक है। और फ्रांस 100 सालों से गेम में है और जर्मनी अभी 50 साल से पहले गेम में एंटर किया है, ठीक। डेटा समझ में आ रहा है? दूसरे डेटा क्या है? इन 1913 जर्मन मिलिट्री स्पेंडिंग, जर्मनी की जो मिलिट्री स्पेंडिंग थी वो थी 101.8 मिलियन यूरो। मतलब मिलिट्री में इतना पैसा खर्च हो रहा था। कितना पैसा खर्च हो रहा है? पर 1 यूरो इंडियन करेंसी में कितना होता है? 1 यूरो इस समय तो 100 रुपए के आसपास का शायद है, ठीक है। 1913 में 110 साल पहले कितना? 101.8 मिलियन यूरो। 1913 में जर्मनी अपनी मिलिट्री पे इतना पैसा खर्च कर रहा था, समझ में आया? तीसरा पॉइंट, इन 1913 में जर्मनी हैड 17 ड्रेडनॉट्स। जर्मनी के पास 17 ड्रेडनॉट्स थे। ये ड्रेडनॉट्स क्या हैं? वॉरशिप्स। और ये की बात पता है क्या है? ये मॉडर्न वॉरशिप्स थे, नए जमाने के वॉरशिप्स थे। जो ये आगे चलेगी, हैं? जो आगे चलेगी। जैसे आज के टाइम पे B-2 बॉम्बर, ठीक है, तो एयरक्राफ्ट में सबसे मॉडर्न बॉम्बर है ना वो, तो वैसे ही ड्रेडनॉट 1930 में सबसे मॉडर्न वॉरशिप जो है वो कौन सी है? ड्रेडनॉट। और जितनी भी मेजर यूरोप की पावर है उनके पास एक भी ड्रेडनॉट नहीं है। ये नाम है वॉरशिप का। एक वॉर, जैसे आज नाम है ना B-2 बॉम्बर, वैसे इसका नाम है ड्रेडनॉट, ठीक। जितनी मेजर पावर्स हैं उनके पास एक भी ड्रेडनॉट नहीं है। सिर्फ ब्रिटेन के पास शायद 26 से 27 ड्रेडनॉट्स हैं, ठीक है, और इसके पास 17 है। और बाकी किसी के पास ड्रेडनॉट्स हैं ही नहीं। जर्मनी की मिलिट्रीलाइज है। मजा आ रही है? ठीक है, दिमाग खुलाओ भैया। और आखिरी कांड इसने कर दिया वर्ल्ड वॉर नहीं, वो तो अभी 2-3 पॉइंट्स और पढ़ोगे तब होगा। ये तो छोटी मोटी बातें कर रहा है, अभी बड़ी बड़ी बात करेगा इसने, ठीक। अभी पहुंचेंगे, पहले ये वाला देखो। सबसे पहले समझे, जर्मनी की जो मिलिट्री थी वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन थी। उनकी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही हाई क्वालिटी वो ट्रेन सोल्जर्स थे और सबसे बड़ी थी यूरोप में। सेकंड पॉइंट में हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक, एग्जांपल के थ्रू। 9 मिलियन सोल्जर्स थे उनके पास, अप्रॉक्स 8.9 है ना, 9 मान लिया है, ठीक। ब्रिटेन के पास 6, 4 और रशिया के पास 5.9, ठीक। 1930 में जर्मनी की जो मिलिट्री स्पेंडिंग थी वो अकेले 101.8 मिलियन यूरो की थी। और 1913 में जर्मनी के पास 17 ड्रेडनॉट्स मॉडर्न वॉरशिप्स अवेलेबल थे। और उसके बाद 1895 में इसने एक कैनाल का डेवलपमेंट शुरू किया। उस कैनाल का नाम है कील कैनाल, डेवलपमेंट ऑफ कील कैनाल। कब किया था? 1895 में। तो इसके बाद जर्मनी पैदा कब हुआ? 1831। ठीक, कील कैनाल का डेवलपमेंट करेगा 1895 में, ठीक। और इस कील कैनाल को इंप्रूव करेगा 1907 में, ठीक। मतलब कोई चीज डेवलप होती है, कोई बिल्डिंग बनती है, कोई कैनाल बनता है, तो कुछ समय बाद उसको इंप्रूव किया जाता है, उसकी मेंटेनेंस या कह लो उसको एक्सपैंड किया जाता है, उसमें और फीचर्स ऐड करे जाते हैं। तो पैदा हुआ 71 में, ठीक है। और उसने कील कैनाल का डेवलपमेंट किया 95 में। करना स्टार्ट कर दिया। 95 हम लोग 13 की बात कर रहे हैं ना, कील कैनाल का डेवलपमेंट कर चुका है और अब कील कैनाल को इंप्रूव भी कर रहा है वर्ल्ड वॉर आने से पहले, ठीक। ये पूरी अलग स्टोरी, कील कैनाल की अलग तुमको कहानी बता रही है, ये लिख लिया, इरेज कर दें। देखो कील कैनाल की कहानी में क्या है। कील कैनाल एक से एक बदतमीज आदमी रहता है। देखो
हमने सबसे पहले उसने जर्मनी का मैप देखा था, यहाँ पे जर्मनी था और यहाँ पे डेनमार्क था, ठीक, वो हटा दो, यहाँ पे जर्मनी है, मेन ये जर्मनी है, ये डेनमार्क, ठीक है जी, ये दो चीजें मैंने देखी थी। और यहाँ पे मैंने देखा था ग्रेट ब्रिटेन था, ठीक, इन तीन देशों की कहानी समझो, ठीक है। ये जो इधर और फिर यहाँ पे दो तीन और देश थे, नॉर्वे, स्वीडन करके, ठीक है, जो जिनकी बात हमने नहीं की थी, वो इन्वॉल्व नहीं था। यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन करके, ये जो एरिया खाली था, इस एरिया को कहते हैं बाल्टिक सी। कौन सी सी? बाल्टिक सी। और इधर वाली जो नदी है इसको कहते हैं नॉर्दर्न सी, नॉर्थ सी, ठीक। ये नदी कौन सी है? नॉर्थ सी। ये नदी कौन सी है? बाल्टिक सी। अगर जर्मनी की शिप्स को कभी नॉर्थ सी से बाल्टिक सी में जाना पड़ता था तो उनको इस डेनमार्क का चक्कर लगा के ऐसे जाना पड़ता था, ठीक, बहुत टाइम लगता था, बहुत फ्यूल खर्च होता था। और यहाँ से कोई ट्रेड अगर यहाँ हो रहा है, ठीक है, कोई ट्रेड हो रहा है शिप्स के थ्रू यहाँ से यहाँ इस देशों में जा रहा है, तो ट्रेड पे एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि तेल ज्यादा खर्च हो रहा है, तो जो सामान जा रहा है वो महंगा बिक रहा है, ठीक। जर्मनी ने क्या किया, 1895 में एक कैनाल बनाया, उस कैनाल का नाम रखा कील कैनाल। वो कैनाल क्या था, यहाँ पे उसने अंडर वाटर रास्ता बनाया, ठीक, का ये चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं, तुम सीधे इस कैनाल को पास करो इस सी में और फिर इस कैनाल को पास करो इस सी में, रास्ता था वहां से। यही तो कैनाल होते हैं, नदियों के समुद्रों के बीच से रास्ते बनाए जाते हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग को यूज करके, इन्हीं को कैनाल कहते हैं। कैनाल क्रिएट किया उसने, ठीक है। अब इस कैनाल ने क्या किया, ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक थी ये अराउंड 500 किलोमीटर की थी, इस 500 किलोमीटर की दूरी को कम करके वो ले आया 98 किलोमीटर, ठीक, लगभग 100 किलोमीटर। डेवलपमेंट ऑफ कील कैनाल, इससे इसकी मिलिट्री को क्या फायदा हुआ कि जब भी वॉर होगा, कभी भी वॉर होगा, तो जो जर्मनी की नेवी है वो बहुत ही कम टाइम में बाल्टिक सी से नॉर्थ सी और नॉर्थ सी से बाल्टिक सी आ जा सके। समझ में आया? पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या हुआ, ट्रेड इजी हो गया क्योंकि जो रूट था वो छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया। डेवलपमेंट ऑफ कील कैनाल, ठीक, कील कैनाल में डेवलपमेंट कब हुआ, 1885। और जब इसने ड्रेडनॉट वगैरह बनाए, मॉडर्न वॉरशिप बनाई, तो इसने कील कैनाल को एक्सपेंड किया। एक्सपेंड का मतलब वाइड किया। और ड्रेडनॉट्स वगैरह तो 1930 में रिंडल राउंड था या फिर किसी रिवर जैसा, वो 17 ड्रेडनॉट्स ने 1903 में डेल्टा की बात करी कि कितने 1913 में इतने हो गए थे उसके पास, बनाना तो पहले से शुरू कर चुका होगा ना, ठीक। समझ में आ गया कील कैनाल का काम? 5 पॉइंट। पहला पॉइंट कौन सा था, जर्मनी के पास सबसे स्ट्रांग और डेवलप्ड मिलिट्री थी, उसके पास सबसे ज्यादा सोल्जर्स थे, उसके पास 17 ड्रेडनॉट्स थे, उसकी मिलिट्री स्पेंडिंग 101.8 मिलियन यूरो थी, और उसने कील कैनाल का भी डेवलपमेंट कर दिया था, और इस डेवलपमेंट की वजह से ट्रेड इजी हो गया था, और उसकी नेवी को एक समुद्र से दूसरे समुद्र में मूव करने में बहुत आसानी और कम समय लगने लगा, ठीक। समझ में आया? इसका इम्पैक्ट क्या रहा, जर्मनी की मिलिट्री एक्सपेंशन का इम्पैक्ट? जर्मनी के इस मिलिट्री एक्सपेंशन को बढ़ते देख यूरोप के जो अलग अलग देश थे, बाकी बचे हुए देश थे, उन्होंने भी अपनी मिलिट्री को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। जर्मनी के इस मिलिट्री एक्सपेंशन का इम्पैक्ट क्या रहा, जो अदर नेशंस थे, अदर यूरोपियन नेशंस, उन्होंने भी अपनी मिलिट्री को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी अपनी मिलिट्री को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, और यहीं से शुरू हुई आर्मामेंट बर्थ ऑफ टेंशन। अभी टेंशन पे जा रहे हैं, बर्थ ऑफ आर्मामेंट रेस। और इस आर्मामेंट रेस ने फिर से क्या पैदा की, डेवलपमेंट ऑफ टेंशन बिटवीन नेशंस, ठीक, देशों के बीच में टेंशन, और टेंशन के साथ साथ एक डर का माहौल कि कभी भी युद्ध हो सकता है। भाई आदमी हथियार क्यों बनाता है, लड़ाई के लिए ना, बस मौका चाहिए, एक तो सबसे पहले टेंशन का डेवलपमेंट, और दूसरा एक फियर और इनसिक्योर एनवायरनमेंट कि कभी भी वॉर हो सकता है। बारूद इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक, चिंगारी की देर। 3 पॉइंट समझ में आए? पहला इकोनॉमिक कॉजेस, दूसरा डिवीजन ऑफ यूरोप,
तीसरा आर्मामेंट रेस, आर्मामेंट रेस। तीनों का एंड कहां पे हो रहा है? डेवलपमेंट ऑफ टेंशंस की डेवलपमेंट नेशंस के बीच। ठीक, 3 पॉइंट समझ में आए? आज 3 ही पॉइंट बचे, ठीक है। अब 3 पॉइंट और बचे। अगला पॉइंट क्या रहेगा? सिनेरियो क्राइसिस, सर लाइन से चलेगा। सैराटोगो क्राइसिस, जब आप बोर्ड में अगर आपसे पूछा जाए लॉन्ग आंसर में राइट कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, तुमको सैराटोगो क्राइसिस लास्ट में लिखना है, सबसे ज्यादा ठीक, क्योंकि वो सबसे आखिरी में हुआ ना, तुम उसको सबसे बीच में कैसे लिख सकते हो? सर के पॉइंट थोड़े आगे पीछे हो गए। किसके? वो पूछा कॉलेज स्टडी आगे पीछे होगी तो नहीं, क्यों आप कल की हेडिंग तुम आगे पीछे कर दोगे? सब कुछ सीरियल में चलता आ रहा है। मतलब करे नहीं वो उतनी टाइम याद ना है, तो जो जो याद है वो तो लिख। नहीं, क्यों याद नहीं आएगा? तुम उस हिसाब से प्रैक्टिस करो ना। तुमको 4 महीने में 5 महीने बच रहे हैं, किस लिए बच रहे हैं? आप अच्छी प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, ठीक है। और तुमको याद क्यों नहीं आएगा, तुमको समझ में आएगा। सबसे पहले खुद सोचो, जर्मनी इकोनॉमिकली राइज कर रहा है और जर्मनी नया नया पैदा हुआ है, तो अब क्या करेगा? दोस्ती करेगा। तो जब दोस्ती करेगा तो ग्रुप बनाएगा, तो ग्रुप बनना है तो एक और ग्रुप बन रहा है, डिवीजन ऑफ यूरोप। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? विजन ऑफ यूरोप। ठीक। तीसरा पॉइंट, अब वो इकोनॉमिकली राइज कर रहा है, पॉलिटिक्स भी उसकी स्ट्रांग है और तो मिलिट्री उसने फॉरेन पॉलिसी भी अच्छी कर रखी है। तो अब तीसरा काम क्या करेगा? आर्मामेंट। ठीक। चौथा पॉइंट होगा नेशनलिज्म एंड एग्रेसिव नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना जो कि एग्रेसिव नेशनलिज्म में बदल गई। एग्रेसिव नेशनलिज्म जब आएगा तो फिर इंपीरियलिज्म हो जाएगा, ठीक, वो कल समझाएंगे। और इंपीरियलिज्म के बाद बाल्कन इशू एंड सैराजेवो क्राइसिस, और फिर लास्ट पॉइंट बिगिनिंग ऑफ वॉर। ठीक, 3 पॉइंट समझ में आए? इकोनॉमिक कॉजेस, डिवीजन ऑफ यूरोप, आर्मामेंट रेस। कहानी खत्म कहां करते हैं जाके? टेंशंस की डेवलपमेंट पे। अब अगर तुम लोग के कोई सवाल हो तो पूछ लो। समझ में आ गया? अब तुमको इतना पढ़ के एक बात समझ में आ गई होगी कि जर्मनी यूरोप में राइज तो कर रहा है, ठीक, अनरियल राइज तो जर्मनी का हो रहा है। जर्मनी इकोनॉमिक जायंट बन गया है, जर्मनी ने दोस्तियां कर ली हैं, जर्मनी वेपन्स में नंबर 1 पे चल रहा है, और फिर कुछ और पॉइंट्स, और फिर वर्ल्ड वॉर 1। ठीक, अब कल पढ़ेंगे इसके आगे। अभी अगर तुम लोगों की कोई सवाल है तो पूछ लो हमसे।